आप सभी को मेरा नमस्कार। आपका मेरे इस चैनल टारगेट विद सुनील हुड्डा पे स्वागत है। आज हम जनरल साइंस का एक टॉपिक देखेंगे, उसमें हम पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो पाचन तंत्र क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हमें देखना है कि जो पाचन तंत्र है वो क्या होता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं पाचन क्या है। पाचन क्या है? पाचन का मतलब होता है भोजन को जो टुकड़ों के रूप में तोड़ना। जो भोजन होता है उसको हम क्या करेंगे, टुकड़ों के रूप में जो तोड़ता है उसको पाचन कहते हैं। और इस टुकड़ों के रूप में तोड़ने के लिए जो जो अंग काम में आते हैं, उन अंगों के जो समूह होता है या जो तंत्र होता है, जो सिस्टम होता है, उसे पाचन तंत्र कहते हैं। यानी पाचन क्या होता है, भोजन को टुकड़ों के रूप में तोड़ना। और इस तोड़ने में जो जो अंग काम में आते हैं, उन अंग के पूरे सिस्टम को हम क्या कहेंगे, पाचन तंत्र। तो अब मैं आपको एक व्यू दे देता हूं इसका, फिर इसका डिटेल में हम पढ़ेंगे कि ये क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इधर इस जो ये जो एरिया है इसको हम मुख गुहा कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख गुहा। तो मुख गुहा में क्या होता है कि सबसे पहले यहाँ पाचन होता है, फिर उसके बाद जो ये आपको रेड कलर में दिख रहा है ये क्या होती है, ग्रास नली। क्या होती है? ग्रास नली। इसको ईसोफेगस भी कहते हैं इंग्लिश में। और इसके बाद इसके निचला जो हिस्सा है ये, इसको आमाशय कहते हैं। क्या कहते हैं? आमाशय। इंग्लिश में अगर कहें तो स्टमक कहते हैं इसे। और इधर जो ये पार्ट है रेड कलर में, इसे हम यकृत कहते हैं। इंग्लिश में इसे लीवर कहा जाएगा। इसके बाद जो निचला हिस्सा है, इसकी जो एक थैलीनुमा संरचना होती है, उसे हम क्या कहते हैं, गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर। हिंदी में इसे पित्ताशय कहते हैं। ठीक है। इधर जो ये संरचना है, ये पत्तीनुमा संरचना है, इसको अग्नाशय कहते हैं। इंग्लिश में पैनक्रियाज कहेंगे। ठीक है। अब इसके बाद जो ये जो हिस्सा है, यहां से छोटी आंत शुरू होती है और यहां तक छोटी आंत का हिस्सा होता है। तो इसको हम छोटी आंत कहेंगे। छोटी आंत। और ये यहां से लेके यहां तक जो हिस्सा है, इसको हम बड़ी आंत कहेंगे। क्या कहेंगे? बड़ी आंत। ठीक है। यहां तक क्लियर है आपको? अब आगे हम क्या देखेंगे कि पाचन तंत्र में किस प्रकार पाचन हो। जब सबसे पहले हम भोजन खाएंगे तो मुख गुहा में आएगा, फिर ग्रासनली से होता हुआ आमाशय में पहुंचेगा। आमाशय के बाद ये छोटी आंत में चला जाएगा और उसके बाद ये है बड़ी आंत में चला जाएगा। तो इस प्रकार हमारे भोजन का पाचन का पूरा प्रोसेस होता है। इसको हम डिटेल में अब समझते हैं कि सबसे पहले क्या होता है कि हमने कोई भोजन लिया, मान लीजिए ये भोजन है, इसमें क्या होता है, जो स्टार्च होता है, क्या, स्टार्च। स्टार्च का जो लार में है, हमारी मुख गुहा में जो लार होती है, लार ग्रंथियां होती है, वो लार स्त्रावित करती है। और लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। टाइलिन एंजाइम होता है, वो स्टार्च को किस में बदल देता है? माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। किस में? माल्टोज में। सबसे पहले हम भोजन मुख गुहा में लेंगे। मुख गुहा में जाने के बाद लार ग्रंथियां लार स्त्रावित करेगी और जो लार है उसमें टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। और वो टाइलिन एंजाइम क्या करता है? भोजन में उपस्थित स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। इस स्टार्च को हम माड भी कहते हैं। कहीं कहीं आपको माड भी लिखा मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। माड को टाइलिन किस में बदलता है? माल्टोज में। और ये स्टार्च होता क्या है? स्टार्च होता है कार्बोहाइड्रेट। इसको हम कार्ब्स भी लिख सकते हैं। स्टार्च एक प्रकार का क्या है?
कार्बोहाइड्रेट है। तो दोस्तों स्टार्च को टाइलिन ने किस में परिवर्तित कर दिया, माल्टोज में। तो अब क्या होगा, अब इसमें एक एंजाइम और पाया जाता है, लाइसोजाइम। कौन सा एंजाइम, लाइसोजाइम। लाइसोजाइम का क्या कार्य होता है, भोजन के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं उनको लाइसोजोम मारता है। बैक्टीरिया को क्या करता है, मारता है। जो बैक्टीरिया होते हैं उनको ये मार देता है। तो उसके बाद जो भोजन है वो हमारा ग्रास नली में पहुंचता है। ग्रास नली से होता हुआ भोजन आमाशय में जाता है। जो ये ग्रास नली होती है इसकी जो लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। अब ग्रास नली का क्या कार्य होता है, ग्रास नली का कार्य होता है मुख गुहा से भोजन को आमाशय तक पहुंचाना। तो इसमें अगर पाचन की बात करें तो किसी प्रकार का पाचन नहीं होता है। तो यहाँ जो मुख गुहा में भोजन होता है वो धीरे धीरे ऐसे होके आमाशय तक पहुँचता है। तो ये जो भोजन की यहाँ पे जो गति होती है उसको कर्मानुकुंचन गति कहते हैं। कौन सी गति कहते हैं, कर्मानुकुंचन गति। ठीक है, इस गति को क्या कहेंगे, कर्मानुकुंचन गति। तो भोजन धीरे धीरे एक स्टेप बाय स्टेप होता हुआ आमाशय में पहुंचता है। अब आमाशय में क्या होता है, भोजन आने के बाद इस आमाशय में यहाँ पे क्या होती है, एक गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है। कौन सी, गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है। इससे क्या होता है कि कुछ एंजाइम निकलते हैं, इससे एक रस स्रावित होता है, उसमें एंजाइम होते हैं। कौन कौन से एंजाइम होते हैं हम देख लेते हैं एक बार। तो इसमें जो एंजाइम है वो अभी मैं आपको बता देता हूं। इसमें पहला एंजाइम जो है वो होता है पेप्सिन। कौन सा एंजाइम होता है, पेप्सिन। दूसरा होता है रेनिन और तीसरा होता है म्यूसिन। तो आमाशय के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड 3 एंजाइम स्रावित करती है। 3 एंजाइम कौन कौन से हो गए, पेप्सिन, रेनिन और म्यूसिन। और इस गैस्ट्रिक ग्लैंड में ऑक्जेंटिक सेल पाई जाती है। ऑक्जेंटिक सेल पाई जाती है। ऑक्जेंटिक सेल क्या करती है, ऑक्जेंटिक सेल HCl का स्त्रावण करती है। HCl अम्ल होता है उसका स्त्रावण करती है। अब जो ये HCl होता है इसका क्या कार्य होता है, HCl आमाशय में स्रावित होता है। किसके द्वारा, गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर जो ऑक्जेंटिक सेल होती है उसके द्वारा इसका स्त्रावण किया जाता है। तो HCl से क्या होता है, HCl हमारे भोजन को अम्लीय बनाता है, भोजन को अम्लीय बनाता है। और दूसरी बात है ये भोजन को सड़ने से बचाता है। भोजन है उसको सड़ने से बचाता है, सड़ने नहीं देता है। और तीसरा इसका जो कार्य है वो है बैक्टीरिया को मारता है, बैक्टीरिया को मारता है। तो मैंने आपको पहले बताया था लार में जो उपस्थित एंजाइम होता है लाइसोजाइम वो भी बैक्टीरिया को मारता है। और दूसरी जगह आमाशय होती है वहाँ HCl जो होता है वो भी बैक्टीरिया को मारने का कार्य करता है। तो अब हम देखेंगे ये तीनों एंजाइम है इनका क्या कार्य होता है। ये जो पेप्सिन है ये प्रोटीन को किस में कन्वर्ट करता है, पेप्टोन्स में। प्रोटीन को तोड़ के किस में कन्वर्ट कर देगा, पेप्टोन्स में। ये किसका कार्य है, पेप्सिन का। तो इसके बाद जो रेनिन है इसका कार्य है दूध से दही बनाना। दूध जो होता है उसको दही में परिवर्तित कर देता है। और इसके बाद जो म्यूसिन है इसका कार्य होता है HCl से सुरक्षा। तो ये क्या होता है, HCl एक प्रकार का अम्ल है
यानी एक प्रकार का एसिड है जो स्टमक में किसी भी प्रकार से नुकसान पहुंचा सकता है। इसकी जो बाह्य भित्ति या आंतरिक भित्ति होती है उसको नुकसान पहुंचा सकता है, इसकी मात्रा पे डिपेंड करता है। और इससे सुरक्षा देने के लिए इस स्टमक के अंदर चारों ओर एक म्यूसिन का आवरण बन जाता है जिससे हमें HCl से सुरक्षा मिलती है। अब इसके बाद जो भोजन है वो हमारे आमाशय के अंदर 4 घंटे तक रहता है और इसका इसी प्रोसेस के अनुसार पाचन होता है। तो इससे आगे हम देखेंगे कि अब क्या होता है। अब भोजन होता है वो अर्ध तरल अवस्था में आ जाता है, यानी भोजन जो है वो हाफ लिक्विड स्टेज में आ गया है। भोजन है जो अर्ध तरल अवस्था, भोजन किस में आ गया है, अर्ध तरल अवस्था में आ गया है। भोजन अर्ध तरल अवस्था में आ चुका है। इस अर्ध तरल अवस्था को हम क्या कहते हैं, कायम कहेंगे। ठीक है, कायम। इस अर्ध तरल अवस्था का जो भोजन है, जो लुगदी टाइप भोजन बन जाता है, उसको हम कायम कहेंगे। और इसके बाद जो भोजन है वो आमाशय से आगे छोटी आंत का जो ये हिस्सा है इसको हम डियोडेनम कहते हैं। डियोडेनम कहते हैं, इसके अंदर पहुंचता है। तो इस भाग से पहले हम साथ साथ में यकृत, पित्ताशय और अग्नाशय को भी पढ़ते हुए चलते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि जो लीवर है उसका क्या कार्य है। लीवर में आपको बता देता हूं थोड़ा। लीवर में क्या होता है कि लीवर का एक तो कार्य ये है कि ये भोजन को क्षारीय बनाता है। क्षारीय कैसे बनाता है कि लीवर से जो है ना पित्त रस स्रावित होता है। कौन सा रस स्रावित होता है, पित्त रस। इसकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय। यहाँ पे आमाशय में HCl मिलके भोजन कैसा बन गया था, अम्लीय बन चुका था। तो अब क्या होता है, जो यकृत है वो पित्तरस का स्रावण करता है और ये पित्तरस भोजन में जब मिलता है तो भोजन की जो प्रकृति है वो क्षारीय हो जाती है। दूसरा जो कार्य है यकृत का वो है यूरिया का निर्माण करना। क्या होता है, यूरिया का निर्माण करना। और यकृत में जो पित्तरस है वो स्रावित होता है और वो स्टोर कहाँ पे होता है, जो ये मैंने आपको बताया था पित्ताशय, इसके अंदर स्टोर होता है। इसे पित्त की थैली भी कहते हैं और गाल ब्लैडर भी कहा जाता है। इसके अंदर पूरा ये जो पित्तरस है वो स्टोर रहता है। बनने के बाद जैसे जैसे जरूरत पड़ती है वो भोजन में काम में लिया जाता रहता है। अब उधर हम देखते हैं ये पत्ती नुमा एक संरचना बना रखी है मैंने। ये क्या होता है, ये अग्नाशय, इसमें पैनक्रियाज बोलते हैं इसको। इससे अग्नाशी रस स्रावित होता है। पैनक्रियाटिक जूस जिसको बोलते हैं, वो भी एंजाइम स्रावित करते हैं। उन एंजाइम मिलके भोजन में पहुंचते हैं जो भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। तो अब छोटी आंत में क्या होगा, छोटी आंत में जो वसा है, कार्ब्स है और बचा हुआ जो प्रोटीन है उसका क्या होगा, पाचन होगा। ठीक है। अब ये पाचन कहाँ पे होगा, छोटी आंत के अंदर। छोटी आंत ये है, ये पूरा भाग मैंने बताया है, ये क्या होता है, छोटी आंत। ठीक है। अब छोटी आंत में क्या होता है, बाकी बचे हुए भोजन का क्या होता है, पाचन होता है। और पाचन के साथ साथ और क्या कार्य होता है छोटी आंत का, छोटी आंत का कार्य होता है भोजन का अवशोषण। देखो, जो भोजन टुकड़ों में टूटा है, ये भोजन है टुकड़ों में टूट गया। अब टुकड़ों में टूट के होगा क्या, इस भोजन का अवशोषण होगा, बाकी अंगों तक ऊर्जा के लिए पहुंचाया जाएगा, उसको ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए अंगों तक भेजा जाएगा ताकि वो ऊर्जा में परिवर्तित हो सके। क्योंकि भोजन का मतलब ही क्या है, भोजन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो क्या होगा, जो छोटी आंत है इसका पहला पार्ट मैं आपको बता देता हूं, डियोडेनम है। सॉरी, जो पहला पार्ट होता है वो डियोडेनम होता है।
ठीक है, ये जो फर्स्ट पार्ट है ये डियोडेनम हो गया, और जो मध्य भाग इसका होता है उसे हम क्या कहते हैं, जेजुनम। और इसके बाद इसका जो लास्ट पार्ट होता है इसे हम इलियम कहते हैं। लास्ट पार्ट को क्या कहते हैं, इलियम। इस प्रकार इसके 3 भाग होते हैं आंत के। पहला भाग डियोडेनम, दूसरा जेजुनम और तीसरा इलियम। और इसके बाद हम देखते हैं कि जो बड़ी आंत है उसके भी 3 भाग होते हैं। तो हमने देखा कि जो छोटी आंत है उसके 3 भाग है। छोटी आंत का कार्य क्या हुआ, भोजन का पाचन करना और उसके बाद भोजन का अवशोषण करना। तो हमने देखा आमाशय के अंदर कि आमाशय के अंदर भी भोजन का पाचन होता है। तो क्वेश्चन आता है, भोजन का सबसे पहले पाचन कहाँ होता है, मुख गुहा में। मुख गुहा से ही पाचन शुरू होना स्टार्ट हो गया। मैंने आपको बताया था स्टार्च का पाचन कहाँ पे हो जाता है, मुख गुहा के अंदर ही शुरू हो जाता है पाचन होना। टाइलिन एंजाइम है वो स्टार्च का पाचन करता है, उसे माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। उसके बाद जो है शुरू कहाँ हुआ पाचन, मुख गुहा में। उसके बाद पाचन कहाँ हुआ, आमाशय में। तो आमाशय में क्या पाचन पूरा हो जाता है, नहीं, 4 घंटे तक भोजन रहता है, अर्ध तरल अवस्था में होता है। तो वहां पे क्या होता है, आंशिक रूप से पाचन कहाँ होता है, यहाँ पे आंशिक पाचन होता है। क्या होता है, आंशिक पाचन। आंशिक पाचन कहाँ हुआ, आमाशय के अंदर। और जो पूर्ण पाचन हुआ वो कहाँ पे हुआ, हमारे आंत के अंदर आके पाचन की क्रिया पूरी होती है छोटी आंत में। पाचन की क्रिया पूरी कहाँ होती है, छोटी आंत में आके भोजन का पाचन हो जाता है, भोजन पूर्ण रूप से पच जाता है। उसके बाद अब भोजन कहाँ आएगा, ये जो पार्ट है ये बड़ी आंत का पहला पार्ट होता है, इसे हम क्या कहते हैं, सीकम कहेंगे। बड़ी आंत के पहले पार्ट को सीकम कहेंगे। यहाँ पे भोजन चला जाता है और भोजन में अब जो जल बचता है उसका अवशोषण कहाँ होता है, तो जल का अवशोषण कौन करती है, बड़ी आंत करती है। जल का अवशोषण कौन करता है, बड़ी आंत। तो बड़ी आंत का क्या कार्य है, जल का अवशोषण। तो अब दूसरा पार्ट जो है इसे हम कहेंगे कोलोन, ठीक है। और जो तीसरा पार्ट है इसका, इसे हम कहेंगे रेक्टम। तीसरा पार्ट क्या होता है, रेक्टम। तो 3 पार्ट मैंने आपको छोटी आंत के बताए हैं और 3 पार्ट मैंने आपको बड़ी आंत के बताए हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने होंगे और इसका कार्य भी याद रखना होगा दोनों का। मैंने छोटी आंत का बताया, छोटी आंत भोजन का पाचन करता है और भोजन का अवशोषण भी करती है, और बड़ी आंत का क्या कार्य होता है, जल का अवशोषण। और इसके अलावा मैं आपको बता देना चाहूँगा कि जो बड़ी आंत है उसमें हमारे शरीर में सिर्फ केवल 2 विटामिन ऐसे हैं जिनका उत्पादन हमारा शरीर करता है। बाकी सारे विटामिन हम हैं जो बाहर से लेते हैं, अन्य सोर्स से, सब्जियों से, फलों से, दालों से, जिससे भी है हमें बाकी विटामिन हमें जो मिलते हैं। तो उन विटामिन में जो 2 विटामिन होते हैं, विटामिन डी और विटामिन के, उसका उत्पादन हमारा शरीर खुद करता है। तो उनमें से जो विटामिन के है उसका उत्पादन कौन करता है, बड़ी आंत। विटामिन के का जो प्रोडक्शन है वो कौन करता है, बड़ी आंत है। जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो इसका उत्पादन करता है। अब एक और चीज मैं आपको बता देता हूं कि छोटी आंत और बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है। ये देखो, छोटी आंत है और ये क्या है, बड़ी आंत। तो छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, 6 से 7 मीटर तक होती है, और जो बड़ी आंत है उसकी लंबाई होती है 1.5 मीटर होती है, ठीक है। ये तो 6 से 7 मीटर की होती है और ये 1.5 मीटर की होती है, कौन सी, बड़ी आंत। तो इसे बड़ी क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो बड़ी आंत है वो लंबाई में तो कम है छोटी आंत से, लेकिन इसकी जो मोटाई है वो ज़्यादा होती है, इसकी विड्थ ज़्यादा होती है, इसलिए बड़ी आंत को बड़ी आंत कहा जाता है। बाकी जो लेंथ है में आप कंफ्यूज मत होना, लेंथ हमेशा छोटी आंत की ज़्यादा होती है, उसकी 6 से 7 मीटर होती है, और जो बड़ी आंत की लेंथ है वो 1.5 मीटर की होती है, यानी 1.5 मीटर होती है, लंबाई में उससे कम होती है। तो इस प्रकार हमने पूरा चैप्टर पढ़ा है,
काफ़ी मैंने आपको बताया डिटेल से, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। आप इस वीडियो को दोबारा रिपीट करके देख लेना एक बार, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अगर आपने एक बार कर लिया तो आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस प्रकार दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, एक और छोटी सी चीज़ रही है, ये जो रेड हिस्सा है ये और मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्या होता है। ये पार्ट होता है दोस्तों अपेंडिक्स। कौन सा पार्ट होता है? अपेंडिक्स। ये जो है इसकी लेंथ कितनी होती है? 1 से 2 इंच होती है। कितनी होती है? 1 से 2 इंच होती है अपेंडिक्स की लंबाई। अपेंडिक्स का कार्य क्या होता है? अपेंडिक्स का ह्यूमन में वैसे कोई कार्य नहीं होता है, ये वैसे पाचन में सहायक होती है, लेकिन इसका उपयोग पशुओं में होता है, क्योंकि ह्यूमन में अपेंडिक्स किसी भी प्रकार के कोई कार्य नहीं करता है और ये घास फूस के पाचन में उपयोग लाई जाती है। और मनुष्य जो है, मानव, वो घास फूस नहीं खाता है, इसलिए अपेंडिक्स का इसमें कोई यूज नहीं होता है। इसलिए अपेंडिक्स का इसमें कोई यूज नहीं माना गया है। और अपेंडिक्स का अगर साइज 1 से 2 इंच तक से ज़्यादा हो जाता है तो ये हमारे स्टमक में पेन करता है, इसकी वजह से हमें दिक्कतें होने लगती है और इसका ऑपरेशन करना पड़ता है और अपेंडिक्स शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। और बाहर निकालने पे भी हमारे शरीर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो दोस्तों मैंने लगभग मेरे हिसाब से पूरा करा दिया है। कुछ भी बचा है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, मैं वो भी आपको कंप्लीट कराऊंगा। तो अभी मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा दोस्तों। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।